पढ़े न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, एक इनपुट लेयर, बीच में बहुत सारी हिडन लेयर जहाँ पे लर्निंग होती है, उसके बाद आउटपुट लेयर और उसके बीच में बैक प्रोपगेट से बार-बार ग्रेडियंट डिसेंट से वेट्स मॉडिफाई होते रहते हैं और हर बार आपकी जो लर्निंग है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, एएनएन में प्रॉब्लम डेटा पहले फ्लैट करना पड़ता है, तो ज़्यादातर वैसी प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल था जहाँ पे डेटा के स्पेशल फीचर्स मैटर नहीं करते, जैसे आपका अभी तक का पहले का कोई भी न्यूमेरिक कैटेगोरिकल डेटा था, ऐसे कामों के लिए एएनएन सूटेबल। और जहाँ पे आपका स्पेशल फीचर्स मैटर करते हैं वहाँ पे एएनएन बेटर है, क्योंकि एएनएन आपके स्ट्रक्चर को कंटेन, उसमें जो इनपुट जाती है वो इनपुट पूरी की पूरी इमेज जा सकती है, आपको पहले पैटर्न। अब इन दोनों के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वो आया आरएनएन, रीअकरेंट न्यूरल नेटवर्क। और आरएनएन से ही आगे का सारा जेएनआई का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि रीअकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स क्या करते हैं, अभी तक जितने भी आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़े उनमें सीक्वेंशियल डेटा के साथ काम करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि उनमें पुरानी बात याद रखने के लिए मेमोरी नहीं। आप एक रो में जब जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, इनपुट जाती है आगे, बट आप जब सीक्वेंस में दोबारा बैक प्रोपगेट करते हैं तो वो ग्रेडियंट्स चेंज होते जाते हैं, पुरानी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड नहीं है। ठीक है, तो अब हम जो कॉन्सेप्ट करेंगे ये है रीअकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। इसमें क्या होता है, ये स्पेशली डिजाइन्ड है फॉर सीक्वेंशियल डेटा, जैसे टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा मतलब आपने स्टॉक प्राइस की प्रेडिक्शन करनी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी लोड की प्रेडिक्शन करनी है कि पिछले 10 दिनों से ये लोड चल रहा है, आगे क्या चलेगा, थोड़ा हिस्टोरिक डेटा हो, तो सीक्वेंस में डेटा आगे कैसे जाएगा वो। टाइम सीरीज प्रेडिक्शन के लिए आरएनएन यूज होते हैं। टेक्स्ट की प्रेडिक्शन के लिए जैसे मैंने पहले 3 वर्ड्स लिखे, द कैट इज, उसके आगे नेक्स्ट वर्ड क्या आना, जो बेसिकली जेएनआई यूज करता है। आप प्रॉम्प्ट देते हो, उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली सर्च करता है और उसके अकॉर्डिंगली टेक्स्ट जनरेट। तो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन के लिए स्पीच में, वीडियो फ्रेम्स में डेटा जनरेट करने के लिए बेस्ड अपॉन प्रीवियस डेटा नया डेटा जनरेट करने के लिए रीअकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यूज। ये कैसे काम करते हैं, ये नॉर्मल जो आपके न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है, मतलब एक लेयर से आगे एक लेयर से आगे। और जब आप एक लेयर से आगे जाते हो तो वो डेटा तो जाता है पर पुरानी स्टेट नहीं। यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल एएनएन और सीएनएन हर इनपुट को इंडिपेंडेंटली ट्यून कर देते हैं। यहाँ पे आरएनएन प्रीवियस स्टेप्स में जो उसने सीखा है वो रिमेंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, मेमोरी होती है। जैसे आपने सेंटेंस दिया, द कैट सैट ऑन द, आरएनएन क्या करेगा, नेक्स्ट वर्ड जैसे मैट उसको प्रेडिक्ट कैसे, ये बड़ा सिंपल है। जैसे आप एज अ चाइल्ड जब रीड करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बाद में तो आपकी बहुत अच्छी रीडिंग स्किल हो जाती है, बट एक बच्चे को देखो तो क्या करता है, पहला वर्ड पढ़ता है, जब उसको रीड करना है पहला वर्ड पढ़ता है, उसको याद रखता है, फिर नेक्स्ट वर्ड रीड करता है, फिर नेक्स्ट वर्ड रीड करता है, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट को साथ के साथ अपडेट करता रहता है। द कैट सैट, द से कैट से उससे क्या किया, पीछे से कॉन्टेक्स्ट। वही काम क्या करता है रीअकरेंट न्यूरल नेटवर्क। जब भी आप एक नया वर्ड रीड करते हैं आप इसे कंबाइन करते हैं व्हाट यू ऑलरेडी रिमेंबर। सैट पढ़ा तो आप द कैट रिमेंबर, द कैट सैट। आप देखना जब कोई बच्चे बहुत स्लो पढ़ते होते हैं, छोटे बच्चे बहुत स्लो पढ़ते होते हैं, तो बहुत देर तक कॉन्टेक्स्ट को कैरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद वो कॉन्टेक्स्ट लूज करते हैं। और जैसे फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है, ब्रेन भी बड़ा हो जाता है, तो आप कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा लंबा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आरएनएन एक छोटे रीडिंग वाले बच्चे की तरह था, ये बहुत लंबी देर तक कॉन्टेक्स्ट से याद रख सकता, 4 5 6 वर्ष तक नेक्स्ट वर्ड ये प्रेडिक्ट कर सकता है। बट फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आया जिसने इस चीज को और अच्छे से, वो ऐसे करता ही नहीं कि एक एक वर्ड को याद करता है, वो क्या करता है
अटेंशन देता है कि इस पूरे में एक ही बार में पूरा पढ़ता है और देखता है कि कौन सी चीजें सिग्निफिकेंट, सिर्फ उन्हीं चीजों को अपने पास फोकस में रखता है और उससे फिर नेक्स्ट वर्ड होता है। जैसे जब आप एक एफिशिएंट रीडर हो जाते हैं तो आप पूरे पैराग्राफ नहीं पढ़ते हैं, आप सिर्फ पैराग्राफ को स्किम करते हैं, स्किम करके ही आप उससे आंसर्स देने के कैपेबल हो जाते हैं, क्योंकि आप पहचान लेते हैं ना कि इज, द, ये, वो, इन वर्ड्स का कोई खास सिग्निफिकेंस, आप सिर्फ सिग्निफिकेंस वाले वर्ड्स पे ही फोकस करते हैं। उस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। तो आरएनएन फर्स्ट स्टेप है टू गो टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फिर कैसे काम करना, ये कैसे पुरानी बात को याद कैसे रखना, इसे कंबाइन किया विद व्हाट इट रिमेंबर्स, फिर उसके बाद जैसे अब द कैट सेड, अब उसे याद रख लिया, अच्छा द कैट सेड, अब इतनी बात हो गई। अब इसमें इससे उसने क्या किया, अपनी मेमोरी को अपडेट किया कि अब अगली बात के लिए जब जाना है तो मैंने अपने माइंड में रखना है द कैट सेड, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वर्ड आएगा तो उसके साथ शुरू होता है। तो ये जो मेमोरी है इसको कहते हैं हिडन स्टेट। हर एल जो आपका न्यूरल नेटवर्क का सेल है उसके पास पीछे की हिडन स्टेट आती है और नई इनपुट आती है, तो पीछे की स्टेट के साथ नई इनपुट को कंबाइन करता है, फिर एक नई अपनी सेल स्टेट, फिर वो हिडन हो जाती है नेक्स्ट स्टेप के लिए, वो पिछली मेमोरी हो जाती है, फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ऐसे सीक्वेंशियली इसके पास इंफॉर्मेशन आती है। हाउ इट वर्क्स एट ईच टाइम, हर स्टेप पे, जैसे टी स्टेप है तो आरएनएन से करंट इनपुट एक्सटी, जैसे थर्ड स्टेप है तो थर्ड स्टेप पे वर्ड आया द कैट सैट, थर्ड स्टेप पे मेरे पास सैट वर्ड है, तो मेरे पास हिडन स्टेट में क्या आया, प्रीवियस स्टेप तो ht माइनस वन है उसकी मेमोरी में क्या है द कैट, ये पुरानी मेमोरी है। अब इसको ये क्या करेगा, नए वर्ड के साथ कंबाइन करेगा और फिर कंबाइन करके ये प्रीवियस मेमोरी हो जाएगी द कैट सैट, फिर नई इनपुट आएगी ऑन, ऐसे पुराना कॉन्टेक्स्ट ये कैरी करता है। इस तरीके से रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स काम, द आउटपुट ऑफ न्यू हिडन स्टेट ht इज अपडेटेड मेमोरी एंड पॉसिबली जो लास्ट आएगा वो आपका होगा, ठीक है। आप देखो ये डायग्राम ऐसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क काम, T1 X1 जो आपका पहला वर्ड दो, ठीक है, इसके ऊपर वेट सप्लाई हुए, इसकी प्रीवियस हिडन, अभी तो पहली बार के लिए हिडन स्टेट खाली, इसके साथ कंबाइन करके इससे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन दो, अभी मेरा ये दो, फिर ये डेटा हिडन स्टेट में चला गया, तो नेक्स्ट स्टेप पे X2 द कैट, X2 में इनपुट आई कैट, तो उसने क्या किया द और कैट हिडन स्टेट और इस डेटा दोनों को कंबाइन किया, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट दी और नेक्स्ट स्टेप के लिए हिडन स्टेट। इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने दो वर्ड्स देने, मैंने उसको बोला तीसरा प्रेडिक्ट करो, फिर तीसरे के बाद चौथा प्रेडिक्ट करो, ऐसे एक 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 करके क्या करेगा वर्ड्स प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स काम। अब इनके फीचर्स क्या हैं और इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये फेल क्यों हो गए, आरएनएन क्यों फेल हो गए, इससे आपने ट्रांसफॉर्मर्स ने क्या बेटर किया कि ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर बेस इतना बड़ा सारा जेएनआई आर्किटेक्चर बन गया, तो आरएनएन पे नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया, एक तो वैनिशिंग ग्रेडियंट, आरएनएन प्रोसेस सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप, जब आप बैक प्रोपगेशन में जाते हैं तो ग्रेडियंट्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जब चेंज हो जाते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक डिपेंडेंसीज या लिंक्ड वर्ड्स को, कॉन्टेक्स्ट को कैरी कर पाना मुश्किल होता है। यहाँ पे LSTM में आप जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक सेंटेंस का 5, 7, 10 वर्ड्स तक कैरी कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट साइज बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि आपने 15-20 लाइंस लिख दी और आप चाहें कि ये उसके पूरा मीनिंग समझ के अगला वर्ड ये प्रेडिक्ट करें, इतना नहीं है, उसका कॉन्टेक्स्ट साइज छोटा है, क्योंकि बार-बार जब बैक प्रोसेस होती है पुरानी इंफॉर्मेशन कुछ लूज होती है, जब वो कुछ लूज होती जाती है, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप पैराग्राफ पढ़ते जा रहे हो, थोड़ा पुराना आपका डिलीट होता जाता है ना माइंड में, उसी तरीके से ये भी क्या कर रहा है, पुरानी इंफॉर्मेशन बैक प्रोपगेशन ग्रेडियंट अपडेट हो रहे, पुरानी इंफॉर्मेशन कुछ हद तक लूज हो जाती है, पूरा कॉन्टेक्स्ट कैरी करना
लिए मुश्किल, ठीक है। और दूसरी बात, ये सीक्वेंशियल कंप्यूटेशन करते हैं, पिछले स्टेप की इनपुट अगले में जाती है, फिर पिछले स्टेप की इनपुट अगले में जाती है, तो ये सीक्वेंस से काम करते हैं, पैरेलली काम नहीं। सीक्वेंशियली जो चीज चलती है उसकी स्पीड एक लिमिट तक ही हो सकती है, बहुत ज्यादा पैरेलल कंप्यूटेशन से तो स्पीड बढ़ जाती है ना, आप भी कर रहे पैरेलल में करके बहुत सारा काम होता है। बट जब सीक्वेंस बेस्ड काम होता है तो वो पहले स्टेप की स्पीड पे दूसरा डिपेंडेंट, दूसरे पे तीसरा डिपेंडेंट, तो प्रोसेस से स्लो। तो आरएनएन्स में सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी वो ये थी कि वो कॉन्टेक्स्ट यूज करते थे एक तो, और दूसरा उनमें पैरेलल कंप्यूटेशन नहीं होती थी, पैरेललाइजेशन ना होने की वजह से थोड़े स्लो, ट्रेनिंग बिकम्स स्लो फॉर लॉन्ग। और जब आपने एलएलएम बनाना है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना है, तो वहां पे तो आपको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, पूरी दुनिया जहां के डेटा से ट्रेन करना है, तो अगर ट्रेनिंग स्लो होगी या कॉन्टेक्स्ट छोटा होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। 2016-17 तक यही कॉन्सेप्ट था। इसके बाद एक रिसर्च पेपर आया था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। वो जो रिसर्च पेपर था उसमें अटेंशन का कॉन्सेप्ट आया था। अटेंशन मतलब you should not focus on every word sequentially, you should focus on the important। तो वो attention से ही फिर ट्रांसफॉर्मर्स का कॉन्सेप्ट बना, ठीक है। तो उससे पहले तक आरएनएन भी सबसे बड़ी चीज थी जो हमारे पास सीख करने की जरूरत, ठीक है। अब आरएनएन की भी दो टाइप्स हैं, एक एलएसटीएम और एक एलएसटीएम और ब्लू, ये दो टाइप्स हैं आरएनएन। LSTM is long short term memory, ठीक है, और blue is gated reoccurrent memory, ठीक है। इनमें से LSTM ज्यादा यूज होता है, इसमें गेट्स यूज होते हैं इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब नॉर्मल रिकरेंट नेटवर्क में तो ये था आरएनएन में कि पुरानी सारी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा था। इन्होंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, इन्होंने क्या किया, LSTM में ये डिसाइड करते हैं कि क्या फॉरगेट करते हैं और क्या आगे लेके जाना। तो इसमें मेजर यही था कि which information to keep, which to forget and what to ask। इसमें गेट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या रखना है और क्या भूल जाना। उससे थोड़ी प्रोसेसिंग बेटर हो गई एज कंपेयर टू सिंपल आरएनएन्स। ये दोनों एलएसटीएम और ब्लू आपके गेटेड बेस, इसमें गेट्स, फॉरगेट गेट, आउटपुट गेट, ऐसे अलग-अलग गेट्स। पर ये फिर भी ट्रांसफॉर्मर्स के अगेंस्ट यूज करके, क्योंकि चलो एक इंफॉर्मेशन तो इन्होंने एक काम तो बेटर कर दिया कि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, पुराना कुछ जो यूजफुल है वो भूलते जा रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बढ़, पहले अगर 5-7 वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट था वो बढ़ के 15-20 वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट हो गया। पर अभी भी आपका जो काम है वो सीक्वेंशियली हो रहा है, एक सेल से अगला सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल, अभी भी काम सीक्वेंशियल हो रहा है। तो स्लो प्रोसेसिंग को अभी भी सीक्वेंशियल चीज ON पाथ लेंथ, अगर आपके बहुत डिस्टेंस नोड्स हैं तो आप इससे तो ये मेजर ड्रॉबैक से इसलिए हार्ड टू फील्ड है। तो आरएनएन्स बहुत यूजफुल नहीं है, पर कुछ कामों के लिए बहुत यूजफुल है, जैसे टाइम सीरीज प्रेडिक्शन के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि टाइम सीरीज प्रेडिक्शन में बहुत ज्यादा लंबा कॉन्टेक्स्ट कैरी करने की जरूरत है। जैसे स्टॉक प्राइसेस है, अब स्टॉक प्राइसेस मेरे पास 2 साल का डेटा है, तो एक तो टेक्स्ट डेटा के कंपैरिजन में न्यूमेरिक डेटा वैसे ही कंप्यूट करना कंप्यूटर के लिए कंप्यूटेशनल कॉस्ट। दूसरी बात ये है कि जब जैसे स्टॉक प्राइसेस या एनर्जी के इलेक्ट्रिसिटी के वो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत लंबे कॉन्टेक्स्ट को कैरी करने की जरूरत है। जैसे अभी मुझे अभी की आज कल परसों की इलेक्ट्रिसिटी की प्रेडिक्शन करनी है, तो अभी करंट पैटर्न के अकॉर्डिंगली अभी क्या चल रहा है वही ज्यादा मैटर करता है, बहुत पहले की बात मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। तो इसलिए अभी भी आरएनएन्स में एलएसटीएम को इन कामों के लिए बहुत यूज किया जाता है। हाँ, जनरेशन वाले काम जैसे नेक्स्ट वर्ड जनरेशन, उस तरह के काम के लिए अब ट्रांसफॉर्मर्स यूज होने लगे, बट फिर भी टाइम सीरीज प्रेडिक्शन के लिए एलएसटीएम बहुत वाइडली अभी भी। अब आप इसका एक एलएसटीएम का सेल कैसा होता है, ये एलएसटीएम का सिंगल सेल, ऐसे यहाँ पे ये जो एक सेल इसको एक इनपुट आता है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, फिर ये चौथा है, तो मैंने ये एक सेल का डायग्राम,
सारे यूनिट्स में से एक सेल का डायग्राम। अब आप देखोगे ये इसके पास इनपुट डेटा है, जो वर्ड आपका नया आया, जैसे द कैट पहले पढ़ चुकी हूँ, इस बार मेरा डेटा है सैट, तो इनपुट डेटा में आया सैट। हिडन स्टेट इनपुट में आया इससे प्रीवियस स्टेप का डेटा, द कैट वो मेरा हिडन स्टेट। अब ये जैसे इसके पास जाएगा सबसे पहले एक्टिवेशन फंक्शन चलेगा। यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है वो tanH होता है, हाइपरबोलिक tanH क्या करता है, इसकी वैल्यू को tanH की वैल्यू आई थिंक -1 और 1 के बीच में, तो 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, इस तरीके से ये काम। तो यहाँ पे फॉरगेट गेट आ गया है। फॉरगेट गेट से क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन इसमें से 0 वैल्यू देगी उसको आप छोड़ दो, उसको आप नेक्स्ट सेल स्टेट पे नहीं लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद जो बाकी डेटा बचा वो इस इनपुट के साथ कंबाइन होके ये इनपुट गेट है जो सारी प्रोसेसिंग करने के बाद ये आउटपुट गेट है। आउटपुट गेट पे फिर tanH लगेगा, जो इंफॉर्मेशन सही होगी वो हिडन स्टेट फॉर नेक्स्ट टाइम स्टेप जाएगी, और बाकी जो डेटा है वो मेरे यहाँ से आउटपुट। इस तरीके से हमारा एक LSTM का सेल काम, ऐसे बहुत सारे सेल सीक्वेंस में काम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ये काम। नॉर्मल जो आपका RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है उससे LSTM में ये फायदा है कि इसके पास एक फॉरगेट गेट है जो कुछ हद तक यूजलेस इंफॉर्मेशन होती है उसको हटा देता है, जिससे हमारी कॉन्टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बेटर, ठीक है। अब हम देखेंगे LSTM को यूज करके हम कैसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं और कैसे उनको यूज। अच्छा, ये सीक्वेंशियल डेटा पे काम करता है, तो इसको क्योंकि इसका काम है पिछले सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली अगला सीक्वेंस निकालना, पिछले सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली अगला सीक्वेंस। तो इसको जब भी डेटा सप्लाई करना है तो डेटा को सीक्वेंशियल बना के ही सप्लाई करना। तो इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ध्यान से देखेंगे। पहला एग्जांपल जो मैं बना रही हूँ वो है एयरलाइन के पैसेंजर्स का प्रेडिक्शन कि पिछले कुछ टाइम का मेरे पास डेटा है, एयरलाइन में इतने पैसेंजर्स अनपढ़ डेटा है। मुझे प्रेडिक्ट करना है कि आगे कितना, आगे वाले मंथ में या आगे वाले जितना भी मैं स्टेप साइज दूंगी उसमें मेरे पास पैसेंजर्स। ऐसे ही आप ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का डेटा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का सैंपल डेटा सेट भी कैबिन में मिल जाता है, सेम चीज आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। स्टॉक प्राइस पे भी सेम चीज अप्लाई कर सकते हो। सब में क्या है कि पुराना डेटा है, एमसीडीज डेटा है सब में, और आपको नेक्स्ट डेटा, ठीक है। तो हम देखते हैं LSTM यूज करके इसको कैसे। तो सबसे पहले import numpy as entry, import pandas df is equal to pd dot
स्केलिंग करने के लिए स्पेशली मैंने मिन मैक्स स्केलर क्यों यूज किया, स्टैंडर्ड स्केलर क्यों यूज किया वो बताती हूँ। उसके बाद फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास import models from TensorFlow dot keras dot ax import LSTM or tens and after that import ग्राफ में भी प्लॉट करके दिखाना है तो एट प्लॉट में प्लॉट बाय प्लॉट एज मैट प्लॉट में प्लॉट बाय ठीक है। डेटा इज इक्वल टू डेटा फ्रेम का पैसेंजर्स वाला कॉलम है, मेरे को सिर्फ पैसेंजर्स वाले कॉलम में जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट का कर रहे होगे तो आपको स्टॉक प्राइस में इंटरेस्ट होगा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे तो नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम उसमें। ठीक है, तो ये डेटा आ गया। अब मैं इस पे लगाती हूँ स्केलर। अच्छा, मैं मिन मैक्स स्केलर क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि मिन मैक्स स्केलर में मैं फीचर की रेंज ले सकती हूँ, मुझे कहाँ तक कि मुझे मिन मैक्स को किस रेंज में लाना। जैसे मैंने फीचर रेंज दे दी 0 to 1, तो इससे क्या होगा कि मेरा सारा डेटा 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि tanH जो फंक्शन है tanH ज़्यादा अच्छा वर्क करता है -1 से 1 के बीच। तो अगर मैं स्टैंडर्ड स्केलर लगाती, स्टैंडर्ड स्केलर बेसिकली क्या करता है, स्केल करता है डेटा की मीन को 0 लाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 लाता है, तो वैल्यू 1 से आगे पीछे में 1 -1 के बीच में ही आती है हमेशा वैल्यू, उससे आगे पीछे। हाँ, मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, ठीक है। बट इस केस में मैंने फिक्स कर दिया कि मेरे को जो रेंज दो वो 0 और 1 के बीच में, ताकि जब मेरा LSTM पर tanH एक्टिवेशन फंक्शन चले उसके लिए ये कर, ठीक है। तो ये मैंने मिन मैक्स स्केलर लिया, डेटा स्केल्ड टू स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। इस डेटा को मैंने क्या कर दिया, स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। इस डेटा को मैंने आप देखो आपका डेटा स्केल हो गया होगा। डेटा हो गया होगा डेटा क्या हो गया, अब मेरा डेटा 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद मैंने सीक्वेंसेस बनाने, सीक्वेंसेस मतलब कि जैसे मैंने 3 महीने का सीक्वेंस बना कि जनवरी फरवरी मार्च के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शन आएगी अप्रैल, फिर दूसरा सीक्वेंस मैंने बनाया फरवरी मार्च अप्रैल के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शन आएगी मई की। ऐसे 3-3 मंथ्स के 3-3 5-5 जितने भी आप लोग
जनवरी फरवरी मार्च वाले सीक्वेंस में से उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रेडिक्शन मतलब पिछले 3 महीने से स्टार्ट करके नेक्स्ट का वो डेटा आपको तो मुझे डेटा को सीक्वेंशियल बनाना है तो उसके लिए मैंने क्या किया x और y तो ठीक है टाइम स्टेप मैंने ले लिया 3 मंथ्स के स्टेप्स में मुझे डेटा ठीक है और I in range और I in range कहाँ तक जितना लेंथ ऑफ डेटा स्केल है जितना लेंथ ऑफ डेटा स्केल माइनस क्योंकि अगर मेरे पास 10 आइटम्स हैं तो पहली 3 के बाद चौथी आगे फिर अगली 3 के बाद मेरे को स्टॉप भी करना पड़ेगा 3 का स्टेप बनेगा नहीं ना फिर लास्ट तो इसलिए कहाँ तक चले लेंथ ऑफ डेटा स्केल माइनस x डॉट अपेंड x में क्या डाला तो डेटा स्केल का I से लेके I प्लस पहली 3 एंट्रीज अगली 3 एंट्रीज ऐसे एंड y डॉट अपेंड तो डेटा स्केल का I प्लस देखो पहली बार I की वैल्यू 0 होगी 0 से लेके 0 प्लस 3 0 1 2 पहली 3 एंट्रीज x में चली और y में क्या क्या जो थर्ड एंट्री मतलब पहली 3 और उसके हिसाब से जो प्रेडिक्ट कर वो y में चला फिर उसमें नेक्स्ट 3 आएंगी फिर फोर्थ वाला y फिर आगे x और y को मैं प्रिंट x डेटा पे ध्यान दो बराबर पहले 3 डेटा क्या हैं 0.15 027 054 और इसके अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट क्या करना है 0.4 देखो नेक्स्ट इसको चला के देखो x में सबसे पहली बार ये पहली 3 है फिर x में अगला पहली वाली छोड़ दी अगली 3 है फिर नेक्स्ट में ये वाली छोड़ दी अगली 3 है x में क्या बता रहा है पहली 3 फिर उससे अगली 3 फिर उससे अगली 3 ऐसे सीक्वेंस ऑफ डेटा और y में क्या आ रहा है जो आपको प्रेडिक्ट y में आ रहा है फर्स्ट 3 के अकॉर्डिंगली फोर्थ पास फिर सेकंड थर्ड फोर्थ के अकॉर्डिंगली फिफ्थ पास ऐसे ये डेटा क्या बन गया सीक्वेंशियल जब भी आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पे काम करते हैं तो उसको हमेशा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया ना x1 स्टेप फिर उससे आंसर आएगा फिर x2 स्टेप सीक्वेंशियल डेटा पे काम करते हैं तो आपको डेटा को सीक्वेंसेस में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा अब इसके बाद इनको नाम का याद बना लेते हैं ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा स्प्रेड कुछ डेटा से मैं ट्रेन करूंगी और फिर आगे डेटा पे पर अभी मैं ट्रेन टेस्ट स्प्रेड नहीं यूज करूंगी क्योंकि ट्रेन टेस्ट स्प्रेड क्या करता है रैंडमली डेटा उठाता है ट्रेन टेस्ट स्प्रेड तो रैंडमली उठाता है ना आप बोलते हैं रैंडम स्टेट 42 वो कोई एक पॉइंट इधर से उठाता है कोई से उठाता है कोई से नॉर्मली हमें वैसे ही चाहिए होता है रैंडम डेटा चाहिए होता है बट क्योंकि ये डेटा सीक्वेंशियल है इसमें रैंडम नहीं चले आपको जो डेटा स्ट्राइक करना होगा वो इकट्ठा करना होगा पहला ब्लॉक उसके बाद अगला उसके बाद अगला उसके बाद अगला
पहला उठाया और उधर से 10 उठा दिया, ठीक है। तो अब मुझे ट्रेनिंग प्लेस को जब स्प्रेड करना है सीक्वेंस में स्प्रेड, तो वो मैं ऐसे करती हूँ, ट्रेन साइज जितनी लेंथ ऑफ एक्स है पहले 80% रिकॉर्ड्स को मैं रख दूंगी ट्रेनिंग के लिए और बाद के 20% रिकॉर्ड्स को मैं रख दूंगी सीक्वेंस में पहले 80% हो गए ट्रेनिंग वाले और बाद के 80-100 वाले हो गए टेस्ट, ठीक है। आप एक्स ट्रेन एक्स का शुरू से लेकर ट्रेनिंग साइज और एक्स टेस्ट में क्या डाला, ट्रेन साइज से लेके पहले 80% रिकॉर्ड एक्स ट्रेन में चले गए और बाद के 80-100 वाले रिकॉर्ड चले गए एक्स, ठीक है। सिमिलरली वाई ट्रेन में डाल दिया वाई का ट्रेन साइज सारा डेटा और वाई टेस्ट में डाल दिया ट्रेन साइज ठीक है। ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा अलग अलग, ठीक है। पहले 80% रिकॉर्ड ट्रेनिंग के लिए हो गए और बाद में 20% टेस्टिंग। अब मुझे LSTM बॉडी, ठीक है, मैंने अपना ट्रेनिंग डेटा पूरा रेडी कर लिया। अभी तक मैंने जितना भी काम किया है वो सिर्फ अपने ट्रेनिंग डेटा को सीक्वेंस में ब्रेक डाउन किया है और ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा अलग अलग। पहले मैंने फाइल में से पैसेंजर्स वाला कॉलम उठाया, फिर उसे स्केल किया ताकि उसकी रेंज एक स्पेसिफिक वैल्यू के बीच में आ जाए, 0 to 1 में आ जाए। फिर मैंने उसे सीक्वेंसेस में जोड़ा और सीक्वेंसेस में जोड़ के ट्रेनिंग अलग कर लिया और टेस्ट। अब अगला स्टेप है मेरा, मुझे चला रही हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं बनाती हूँ अपना मॉडल इज इक्वल टू, ये मेरा RMM LSTM मॉडल, मॉडल इज इक्वल टू मॉडल डॉट सीक्वेंशियल, मॉडल इज इक्वल टू मॉडल डॉट सीक्वेंशियल वेरी लेयर LSTM वेरी लेयर LSTM में एक्टिवेशन फंक्शन पहले से ही जाना चाहिए, तो वो तो आपको लिखना ही नहीं है। आपको सिर्फ लिखना है कि आपका यूनिट्स कितने हैं, कितने यूनिट्स आपने इसमें रखने हैं और उसके बाद एक, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर है तो ये फर्स्ट लेयर है तो इनपुट किस शेप की आ रही है वो मुझे बताना, इनपुट आएगी टाइम स्टेप करना। ऐसा क्यों लिखा, टाइम स्टेप कॉमा 1, टाइम स्टेप 3 है, एक इनपुट में 3 वैल्यूज आएंगी एक्स में, ठीक है। और 1 क्यों, क्योंकि इसमें एक एक इनपुट सीक्वेंशियली आएंगे, पहले इनपुट फिर नेक्स्ट इनपुट, 50 सेल्स हैं, एक एक करके इनपुट, ठीक है। और आउटपुट में मैंने ले ली डेंस लेयर, आउटपुट में मैंने ले ली डेंस लेयर यूनिट्स, क्योंकि ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, इसको एक वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है ना, कितने नंबर ऑफ सेंसर, एक ही वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है तो यूनिट्स 1, ठीक है। और एक्टिवेशन फंक्शन भी रिग्रेशन में कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं, ठीक है। तो ये मेरा बन गया LSTM। अब हम इस मॉडल को कंपाइल करेंगे और मॉडल डॉट कंपाइल, ये वाले स्टेप्स ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे ANN या CNN, सिर्फ लेयर बदल गई, यहाँ पे लेयर LSTM है तो वहाँ पे डेंस लेयर हो जाएगी जब फ्लैटनिंग लेयर,
लेबल दे दिया, दूसरी जगह मैंने प्लॉट किया बाय एक्चुअल, और इसमें मैंने लेबल दिया PLD dot title LSTM Census PLD dot next level में ले जा PLD dot y level में ले जा number of ठीक है, ऐसा ठीक है। तो ये जितना टेस्ट डेटा था, टेस्ट डेटा से प्रेडिक्शंस कर दी। आप देखो कैसे ये हमारा बॉक्स चलेंगे, उसके बाद ये चल जाएंगे, ये हमारे पास है, ठीक है। इसमें ये नंबर ऑफ सेंटर्स है, ऐसे आ गया। ये मेरा y बिल है प्रेडिक्टेड परसेंटेज, और ये है मेरे एक्चुअल से थोड़ा वेरिएशन है, बट फिर भी डायरेक्शन से, ठीक है। जितने आपके एक्चुअल परसेंटेज हैं प्रेडिक्ट भी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्चुअल कितने हुए तो प्रेडिक्ट नहीं, जिस डायरेक्शन में आपका एक्चुअल परसेंटेज जा रहे हैं वही डायरेक्शन आपका मॉडल कैच, ठीक है। सिर्फ एक ड्रॉबैक रह गया मेरा इसमें, जो मेरे को और अच्छा करना चाहिए था, एक्स फिक्स नहीं मैंने दिए। एक्स फिक्स में मेरे को थोड़ा मंथ का नाम दिखाना चाहिए था, पर वो मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैंने एक्स फाइबर से रखा ही नहीं, वो डेटा फ्रेम है, वो मुझे उठाना पड़ेगा। डेटा फ्रेम से थोड़ा लंबा काम हो जाएगा, डेटा फ्रेम से मुझे टेस्ट डेटा उठाना पड़ेगा पहले, फिर उसमें से भी सारे नाम नहीं दिखाने, पहला उठाना है, पहले 3 का इकट्ठा करके एक बनाना है, फिर अगले 3 का इकट्ठा करके एक बनाना है, तो वो थोड़ा सा काम है। वो आप चाहो तो एक्स फिक्स में मंथ के नाम को और ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अच्छा, अगर मेरे को एक मंथ की प्रेडिक्शन करके आपको बतानी, मतलब एक सेट, जैसे लास्ट जो इसमें डेटा है, लास्ट डेटा की प्रेडिक्शन, जैसे ये 1960 का 9th, 10th और 11th मंथ के अकॉर्डिंगली मुझे 12th मंथ की प्रेडिक्शन यही है ना मेरा लास्ट सेट, लास्ट 3 का सेट यही है ना, तो मुझे ये 9th, 10th और 11th मंथ के अकॉर्डिंगली 12th की प्रेडिक्शन, देखते हैं मॉडल कैसा प्रेडिक्ट है। 432 है ना आंसर, देखते हैं मॉडल कितना प्रेडिक्ट, तो देखो लास्ट एपिसोड एक्सप्रेस का
अब मैं इस मॉडल को पास प्रेडिक्शन इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट मॉडल में लास्ट ये प्रेडिक्शन आ गई होगी, फिर स्केल आई होगी, इसको इन्वर्स करना पड़ेगा मुझे। स्केलर डॉट इन्वर्स ट्रांसफॉर्म प्रिंट करा के देखो क्या प्रेडिक्शन मिलेगा। 426.6 which is very near to the actual result। ठीक है, ऐसे LSTM सीक्वेंशियल डेटा पे काम करता है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डेटा प्रेडिक्ट। अब मैं इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करूंगी। अभी तक मैंने क्या नेक्स्ट डेटा, अब मैं इसको सॉरी इंटीजर डेटा, अब मैं नेक्स्ट करती हूँ नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन। मैं दो वर्ड लिखूं, अगला वर्ड लिखूं, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा काम लंबा होगा क्योंकि टेक्स्ट डेटा में एम्बेडिंग भी करनी पड़ती है, फिर एम्बेडिंग्स करके सीक्वेंसेस भी बनाने पड़ेंगे, फिर वहाँ पे सीक्वेंसेस को क्योंकि किसी सेंटेंस में थोड़े वर्ड्स होंगे किसी में ज़्यादा होंगे तो पैड सीक्वेंसिंग भी करना पड़ेगा ताकि वो बराबर बराबर सीक्वेंस की लेंथ बराबर बने। क्योंकि LSTM को जब हम सीक्वेंस पास करते हैं, अभी मैंने सारे सीक्वेंस 3-3 के पास किए ना, अब टेक्स्ट में तो कोई सेंटेंस छोटा होगा कोई बड़ा होगा, मुझे उन सारे सीक्वेंस को बराबर किया। तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा लेंथी है, ध्यान से समझ के करना। वो ट्रांसफॉर्मर्स कैसे काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स का मैकेनिज्म अलग है, तो काम तो यही करता है ना कि दो वर्ड्स के बेसिस पे अगला, उसके बेसिस पे अगला प्रेडिक्ट करो। तो उस तरह का कुछ आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल कैसे करता है। ठीक है, तो अब हम वो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए काफी सारे इनपुट्स तो मेरे पहले से हुए हैं, एक दो चीजें तो मुझे एक्स्ट्रा इनपुट करनी होगी। फ्रॉम टेंसरफ्लो बाकी लेयर्स तो मेरे पास थी, लेंस और LSTM। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर चाहिए होगी, टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए एम्बेडिंग की एक एक्स्ट्रा लेयर और एक और फ्लो डॉट कैरस डॉट यूटिल्स इंपोर्ट ये वन वर्ड एन्कोडिंग की तरह, जैसे SQL में वन वर्ड एन्कोडिंग होती है, ठीक है। मैंने ऑनलाइन एक बुक है एलिस इन वंडरलैंड स्टोरी बुक है, वो स्टोरी बुक उठानी है, उसमें जो टेक्स्ट है उसमें मैंने एक बार बॉडी को ट्रेस कर देना है, फिर मैं कोई वर्ड दूंगी
टेक्स्ट थी, ये इस पार्ट में पड़ी हुई, मैंने वहां से फाइल निकाली, फाइल को ओपन किया, फाइल का सारा टेक्स्ट प्रिंट किया और उसको लोअर केस कर दिया। ठीक है, तो इतने से मैंने क्या किया, ये पूरी की पूरी बुक आपको मैं पहले प्रिंट भी करा के दिखा दूँ। ये इस बुक के एलेक्स एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, ये बुक का ये पूरा अभी मैंने सिर्फ 2000 वर्ड्स प्रिंट कराए, पूरा टेक्स्ट प्रिंट कराओगे तो पूरी स्टोरी बुक आ जाएगी। ठीक है, मुझे टेक्स्ट तो चाहिए ना टाइप करने के लिए, तो ये मेरा टेक्स्ट में मेरा वो टेक्स्ट है जिसमें मैंने क्या करना है, अपने एलएसटीएम मॉडल को पेस्ट। क्योंकि ये प्रॉब्लम टेक्स्ट डेटा की है तो थोड़े से मेरे स्टेप्स बढ़ जाएंगे। पहले मुझे इसे टोकनाइज करना पड़ेगा, इसको टोकन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सीक्वेंसेस। पिछली बार तो सीधे सीक्वेंसेस बनाने थे, इस बार मुझे पहले स्टेप करना पड़ेगा इसको टोकनाइज। टोकनाइजेशन समझते हैं ना, टोकनाइजेशन के लिए क्या होगा, इसमें जितने यूनिक वर्ड्स होंगे हर वर्ड को एक टोकन कोड मिल जाएगा, पूरा सेंटेंस आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टोकन्स में कन्वर्ट। ठीक है, देखो कैसे टोकनाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ये टोकनाइजर जो क्लास है टेरस में मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, टोकनाइजर डॉट फिट ऑन टेक्स्ट। फिट ऑन टेक्स्ट, आप इसे टेक्स्ट दोगे फिर उसमें से सारे यूनिक वर्ड्स बना उठा के हर यूनिक वर्ड को एक, तो ये मैंने इसे टेक्स्ट पास किया। ठीक है, ये हर वर्ड को क्या देगा, आप देख सकते हो टोकनाइजर डॉट वर्ड इंडेक्स, ये डिक्शनरी बन जाएगी। ये दो को 1 इंडेक्स पे रखा, एंड को 3 इंडेक्स पे रखा, 2 को 4 इंडेक्स पे रखा, ऐसे इसका पता नहीं कितना लंबा, जितने यूनिक वर्ड्स होंगे उतने इंडेक्स। जैसे ये क्वीन का इंडेक्स 61। अब सेंटेंस में जहां क्वीन आ रहा होगा वहां क्वीन की जगह क्या देगा, ऐसे टोकनाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहां से आप टोटल वर्ड्स कितने हैं, जितनी लेंथ है टोकनाइजर डॉट बुक में टोटल यूनिक वर्ड्स कितने हैं, 3066 यूनिक वर्ड्स हैं इस बुक में। क्लास 1 कर लेना, 0 बेस होता है, टोटल वर्ड्स तो क्लास 1 लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये मेरा टोकनाइजर मतलब वोकैबुलरी बन गई। अब मुझे सेंटेंसेस को क्या करना है, टोकनाइज। तो इनपुट सीक्वेंसेस मैंने ध्यान से समझना, अपने सीक्वेंशियल डेटा बना रही हूँ टोकन्स की फॉर्म में, जो मैंने मॉडल को बाद में पास किया। फॉर लाइन इन टेक्स्ट डॉट स्क्रिप्ट या एक लाइन आ गई, पूरी कहानी में से स्लैश एन पे ब्रेक कर करके एक लाइन। अब हर लाइन के लिए मुझे टोकन बनाना है, हर लाइन के लिए मुझे क्या बनाने हैं,
सीक्वेंसेस में वन वर्ड लाइन पास करें, इस लाइन को सीक्वेंसेस में, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही प्रिंट करा के दिखाऊं। एक और लाइन के लिए कैसे अभी आगे लिखना है मैंने कोड, और पहले इतना लिखा अब लाइन के लिए कैसे। ये पहली लाइन की सीक्वेंसेस, फिर दूसरी लाइन कईयों में स्पेस भी है बीच में, शुरू में तो बल्कि काफी सारी स्पेस है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अभी तक सिर्फ टेक्स्ट नंबर में आया, अब तक सिर्फ इतना काम तो हमारे सेंटेंस में वो टोकन्स में। अब इनके सीक्वेंसेस मुझे बनाने, तो सीक्वेंसेस बनाने के लिए अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे चलूंगी फॉर आई इन पेज 1 से लेके और आई इन पेज और आई इन पेज 1 से लेके पहली लाइन में टोकन्स, जैसे ये फर्स्ट लाइन के टोकन्स आ गए। अब मैंने ना इसमें ऐसे बनाना है a.12 एक सीक्वेंस, a.12 वाले वर्ड से 22 वाला वर्ड प्रोडक्ट, फिर दूसरा सीक्वेंस बनेगा 8 12 22, 8 12 और 22 से मुझे 26 प्रोडक्ट। ऐसे मुझे क्या करना है सीक्वेंसेस ब्रेक डाउन। तो मैंने क्या किया n ग्रांड लोकल लिस्ट से नाउ से इनपुट सीक्वेंस डॉट इनपुट सीक्वेंस डॉट इनपुट सीक्वेंस डॉट append। आप प्रिंट करा के देखो ये कोई लाइन शुरू हुई, ये लाइन के पहले दो वर्ड्स, इसके पढ़ेंगे तीसरा वर्ड प्रोडक्ट, फिर ये 3 वर्ड्स अगर आएंगे तो इसके पढ़ेंगे चौथा वर्ड प्रोडक्ट, फिर ये 4 वर्ड्स अगर आएंगे तो इसके पढ़ेंगे फिफ्थ वर्ड। ठीक है, ये मैंने इनपुट सीक्वेंस। अब दिक्कत इसमें ये है कि ये सीक्वेंसेस कोई दो वर्ड है, कोई 18-20 वेरिएबल है। अब उन्हें पैड सीक्वेंसिंग करके इसके आगे या पीछे 0 0 लगाने हैं ताकि ये सारे सीक्वेंसेस बराबर लगेगा, क्योंकि जब आपने मॉडल को पास करना है तो मॉडल को एक ही डायमेंशन साइज चाहिए, अलग अलग साइज में। तो मैं पैड सीक्वेंसिंग करूंगी, इसमें आगे प्री या पोस्ट, आगे या पीछे किसी भी एक डायरेक्शन में एक्स्ट्रा बराबर लाने के लिए जीरोस है। ठीक है, तो अब देखो पैड सीक्वेंसिंग करने के लिए मैंने क्या किया, मैक्स लेंथ। सबसे पहले देखते हैं किस सीक्वेंस की मैक्सिमम लेंथ है, जितनी मैक्सिमम लेंथ है सारे उसके बराबर। ठीक है, तो मैक्स लेंथ आया मैक्स ऑफ लेंथ ऑफ सीक्वेंस और सीक्वेंस इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहा है, जितने इनपुट सीक्वेंसेस हैं हर एक की लेंथ देखी, उनमें से मैक्सिमम निकाली। तो सबसे लंबा सीक्वेंस कितना है वो मुझे बता दो। ये देखो मैक्स लेंथ में 18 है सबसे लंबा। ठीक है, सबसे लंबा जो सीक्वेंस है वो 18 टोकन्स का है। अब सबको 18 टोकन्स का मैंने डाला। मैंने क्या किया, इनपुट सीक्वेंसेस इनपुट सीक्वेंसेस np डॉट array
और पैडिंग कितनी करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, पैडिंग में 3 आगे लग जाएंगे, जो एक्स्ट्रा होंगे तो जीरोस आगे ऐड, ठीक है। अब आप देखोगे आपके जितने भी इनपुट सीक्वेंसेस हैं सब बराबर लेंथ के, अब आपके सारे इनपुट सीक्वेंसेस ऐसे बराबर लेंथ, सबकी लेंथ 18 हो गई, जिसमें 2 वर्ड थे उसमें शुरू में बाकी जीरो था, ठीक है, क्लियर है। अब बस मैं x और y बना लेती हूँ और मान x में रखा इनपुट सीक्वेंसेस में से क्या सारे वर्ड्स एक्सेप्ट क्लास, अगर मैं ये इतना दूं तो मुझे ये 7 वाला वर्ड प्रोडिक्ट करना है, अगर मैं इतना दूं 1 5 9 8 और 7 तो मुझे 1 प्रोडिक्ट करना है, अगर मैं ये दूं तो मुझे पिछले वालों के अकॉर्डिंगली अगला प्रोडिक्ट करना है। तो x में क्या रखा, सारी रोज कॉलम सिर्फ क्लास वाला छोड़, और y में क्या रखा, y तो आउटपुट होता है, y में रखा सिर्फ क्लास, ठीक है। जैसे एग्जांपल x में जाएगा ये शुरू से लेके ये 1355 और y में क्या जाएगा 1136, तो अगर आप ये वर्ड लिख रहे हैं तो 1136 वो वर्ड होगा, तो ये ठीक है। ये मैंने अपना डेटा, पहले मैंने उसको सीक्वेंसेस में ब्रेक डाउन किया और फिर मैंने x और y, बस अब मैं मॉडल बना सकती हूँ और मॉडल को मॉडल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट सीक्वेंस, मॉडल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट सीक्वेंसेस। अब जैसे पहले LSTM और डेंस लेयर बनाई थी वैसे ही बनाना है। अच्छा एक इससे पहले एक मान लो y is equal to 2 categorical, ऐसा क्यों किया, ये करना जरूरी है क्योंकि आउटपुट में क्या आएगा, वर्ड आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, वर्ड आएगा। तो आउटपुट लेयर में सॉफ्टमैक्स करेगा, तो सॉफ्टमैक्स में कितने यूनिट्स होंगे, जितने टोटल वर्ड्स हैं, और जो वर्ड आप प्रेडिक्ट करोगे वो वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, बाकी की प्रोबेबिलिटी कम। तो इसलिए इसको 2 कैटेगरी में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। अब सीक्वेंशियल मॉडल हम बनाएंगे, सबसे पहले एम्बेडिंग, ताकि ये वेक्टर में कन्वर्ट हो। जब ये वेक्टर में कन्वर्ट होगा तभी तो ये होगा, एम्बेडिंग से ही तो ये होता है कि अगर आपने एक वर्ड लिखा उसकी जगह उसका सिनोनिम लिखा या कुछ और लिखा तो भी वो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को नियर बाय कैप्चर करते हैं, एम्बेडिंग करेंगे ना, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले एम्बेडिंग, ताकि आपके जो स्पोकन है वो कन्वर्ट हो सके वेक्टर में। तो पहली लेयर रहेगी एम्बेडिंग, इनपुट डायमेंशन, इनपुट की डायमेंशन कितनी है, इतने आपके टोटल वर्ड्स हैं 3067, इतनी आपकी इनपुट में ऑप्शंस हैं, इसके बढ़ेंगे इससे वेक्टर्स। आउटपुट नेम, आउटपुट डायमेंशन मान लो हमने रखी 100, जो वेक्टर बने वो 100 डायमेंशन का, ठीक है।
में हमारा टेक्स्ट हो गया, उसके बाद लगाया STM, उसके बाद लगा दिया STM, और फिर आ गई हमारी आउटपुट, थर्ड लेयर आ गई हमारी आउटपुट लेयर में यूनिट्स कितने बनेंगे, जितने टोटल वर्ड, टोटल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मल्टी एक्टिवेशन ठीक है। मॉडल को कंपाइल करेंगे और मॉडल को मॉडल डॉट कंपाइल optimizer atom loss categorical loss immediate multi-class classification or matrix model dot fit x y ट्रेनिंग टेस्ट मैंने अलग अलग दे दिया, ट्रेनिंग टेस्ट में मैं अपने पास से सेंटेंस लिखूंगी, कोई सेंटेंस लिखूंगी, 2-3 कोड ड्रॉप करूंगी अगले वर्ड, ठीक है। फिर कर दिया मैंने और बॉक्स मैंने, इससे मेरा मॉडल
लिखा और सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। जैसे जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, मुझे उसे क्लासिफाई करना है या उसका सेंटीमेंट एनालाइज करना है, तो वो सिर्फ इनकोडर का। अगर मुझे मैंने 2 वर्ड दिए, उससे अगला वर्ड जनरेट करना है तो सिर्फ डिकोडर का। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को समझने के लिए आपको एनकोडर और डिकोडर का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। कल हम ये तो करेंगे और इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें मैं LSTM से अपना आपको एनकोडर डिकोडर बना। ट्रांसफॉर्मर में तो मैंने बनाया, ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर यूज करेंगे, वहाँ तो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इस एग्जाम्पल से फिर आपको थोड़ा समझ में आने लगा। बीच में बहुत सारे स्पेसेस थे, बहुत सारे